हेलो क्लास 9th, वेलकम टू सनेत गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के PYQS के बारे में। सो फटाफट से निकाल लीजिए अपनी कॉपी एंड क्वेश्चन भी आपको लिखना है, साथ ही साथ आपको पहले आंसर लिख लेना है एंड फिर आप मैच कर सकते हैं जो मैंने आंसर लिखा है ना। तब आपको इतना पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपकी गलती है ना, कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। ओके एंड अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप आज की क्लास में वो क्वेश्चन सीख जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के PYQS प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ओके चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हमारा, डिफाइन पॉलीएटॉमिक आयन एंड गिव वन एग्जाम्पल। आपको ये बताना है कि पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है। वेरी इजी क्वेश्चन। पॉलीएटॉमिक आयन क्या है? सो पॉलीएटॉमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम, है ना, जहां पे 2 या फिर 2 से ज्यादा एटम आपस में बॉन्ड करते हैं एंड दे ऑल हैव अ पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, सो अ पॉलीएटॉमिक आयन, polyatomic ion is a group of two or more। 3 लिख दिया मैंने, 2 और 3, और आप एक काम करो मोर लिख दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। 2 or more atom bonded together, 2 or more atom bonded together, जिनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? that has an overall positive or negative charge, overall positive or negative charge, that has overall, या तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल NO3, तो ये 2 से ज्यादा है इनके पास एटम एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया NH4, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, CO3, तो इनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। सो दीज ऑल आर दी पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। क्लियर है इतना? यस, क्वेश्चन नंबर 1 डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं अब हम। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, what is the formula unit mass and how is it different from molecular mass? Formula unit mass क्या होता है ना, and ये molecular mass से कैसे अलग है? So formula unit mass is the sum of the average of the atomic mass। जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सब का जब हम सम कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला यूनिट मास बन जाता है। क्या इतना क्लियर है? यस। सो बेसिकली फॉर्मूला यूनिट मास शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द आयंस, जबकि मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करें तो इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द सिंगल मॉलिक्यूल। एक कोवलेंट कंपाउंड में जितने भी सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को पहले हम 1 by 1 लिख लेते, तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? यस, सो फॉर्मूला यूनिट मास is the sum of average atomic masses masses is the sum of average atomic masses of all the atom in a compound.
of all the atom in a compound. अगर देखो हम इतना डिटेल में ना जाएं और सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करें तो आप इन दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका ही सेम है ना. अगर आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा या फिर तो आप उसका मास निकाल लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा. अगर आपको एक कोई फॉर्मूला वगैरह दिया, आप उसका मास कैलकुलेट कर लो तो आपको फॉर्मूला यूनिट मास पता चल जाएगा. इन बोथ द केसेस वी आर ओनली जस्ट कैलकुलेटिंग द मास ऑफ द गिवन कंपाउंड, राइट. So is the sum of average atomic masses of all the atom in a compound empirical formula. अब ये क्या नया टर्म है? Yes, ये क्या नया टर्म है हमारा empirical फॉर्मूला. बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड हमारे पास है वो अपने सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब उससे ज्यादा सिंपलेस्ट हो ही नहीं सकता, है ना. अगर मैंने यहाँ पे C6H6 लिखा है तो ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये भी 6 है, ये भी 6 है. इसको मैं 6 कॉमन ले लूं, नाउ इट विल बिकम CH. अब इसको और ब्रेक आप कर पाएंगे क्या? यस. इससे और छोटा कोई कंपाउंड बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा. सो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड दिस इज द रियल फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, समझ में आया? तो जब हम किसी इंपेरिकल फॉर्मूले का मास कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास. ठीक है. सो द फॉर्मूला यूनिट मास शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. ठीक है. द फॉर्मूला यूनिट मास shows the formula unit mass shows the simplest whole number ratio, simplest whole number ratio shows the simplest whole number ratio of ions. For example, हमारे पास है NaCl. अब क्या हम NaCl को और सिंपल कर सकते हैं? बता दो फटाफट से. क्या हम NaCl को और सिंपलेस्ट वे में ला सकते हैं क्या? आंसर है नहीं, ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट है. इसका मास जब हम कैलकुलेट करेंगे 23 + 35.5 तो ये हमारा बन जाएगा 58.5 U. नाउ दिस इज द फॉर्मूला यूनिट मास. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट मास. इसके बाद क्या था? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर मास. तो अब बात करते हैं हम कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. एंड देयर इज नो स्पेस, सो वी विल डू हियर ओनली. ठीक है, हम यहीं पे ही सब सॉल्व कर देंगे. चलो, अब है हमारा मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास क्या है? Yes, molecular mass क्या is the sum of the atomic masses of all the atom in a single molecule. ठीक है, is the sum of all the atom. It is sum of all the atomic, लिख लो, atomic masses. ठीक है, not atom, it's atomic masses of all the atoms. Atomic masses of all the atoms in a single molecule of a covalent compound. In a single molecule of covalent compound. अब covalent compound क्या होता है? जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है. ठीक है, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट. ओके, अब आप यहाँ पे कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लो. मान लो हमने वाटर ले लिया है तो इसका कितना हो जाएगा? 2 + 16 यानी कि 18 U. तो मास निकालने का तरीका सेम है ना. मास यहाँ पे निकालने का तरीका सेम है, चाहे फॉर्मूला यूनिट मास बोल दो, मॉलिक्यूलर मास बोल दो, एटॉमिक मास बोल दो, तो सबका तरीका सेम है. बट कोई एटम के लिए कैलकुलेट कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट कर रहा है, कोई फॉर्मूला के लिए कैलकुलेट कर रहा है. इतना सा ही डिफरेंस है. ठीक है, इतना सा ही डिफरेंस है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. So question number 3 is,
what is law of conservation of mass and law of constant proportion? Yes, conservation of mass क्या है and law of constant proportion क्या है? So conservation of mass state that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, right? That means the number of mass of the reactant is equal to the number of mass on the product side, right? So लिखेंगे law of conservation of mass, law of conservation of mass. क्या है law of conservation of mass? It states that mass can neither be created nor be destroyed. मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन. दैट मीन्स इसका क्या मतलब है? अभी बताया था टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. दैट मीन्स टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट is equal to the total mass of the product. Is equal to the total mass of the product. Clear? Now the second is law of constant proportion. ये क्या है? Second law है हमारा. Second law is second law क्या है हमारा? law of constant proportion. ठीक है, law of constant proportion. ये क्या कहता है law of constant proportion? It states that the chemical compound always contain the same element. ठीक है, exact same portion by mass. ठीक है, अगर हमने एक कंपाउंड बनाया है, ठीक है, एक हमने कंपाउंड बनाया है, तो उसमें चाहे आप कहीं से भी वो कंपाउंड बना लो, है ना, उसमें जो कॉम्पोजिशन है उनका जो रेशियो है दैट विल ऑलवेज बी सेम, ऑलवेज. ठीक है, सो स्टेट दैट ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इट स्टेट दैट इन अ केमिकल कंपाउंड, ठीक है, in a chemical compound or ठीक है, state that chemical compound लिखो. State that chemical compound always contain the chemical compound always contain the क्या? Always contain the exact same proportion by mass. ठीक है, always contain the same element, always contain the same element in the exact same proportion by mass. हमने इसका एग्जाम्पल क्या लिया था? वाटर, है ना, हमने इसका एग्जाम्पल क्या लिया था? वाटर. तो पानी आप कहीं से भी ले लो, द रेशियो विल बी सेम, है ना, दैट इज 1:8 बाय मास. तो इससे सोर्स से फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, सोर्स से फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, मास हमेशा सेम रहेगा. क्या इतना क्लियर है? फटाफट से इसको देखिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. लिख लो इसको जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यस, चलो भाई, बढ़िया. ओह, इसमें हमें जगह दी गई थी बट हमने इसका यूज नहीं किया, कोई बात नहीं. यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. सो व्हाट इज एन आयन? एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द आयन विद एग्जाम्पल. आयन क्या होते हैं?
यस, आयन क्या होते हैं? एक ऐसा एटम विच हैव चार्ज, है ना, जिसके पास चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं आयंस, राइट? सो व्हाट इज आयन? एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, एटम और अ group of atom or a group of atom which have charge either, और ये समझ में नहीं आएगा, इसको अच्छे से लिखेंगे हम, either positive और नेगेटिव, ठीक है, वो चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो आयंस बनते कैसे हैं? ठीक है, आयंस इज मेड अप ऑफ बाय लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आयन मेड अप बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाया जाता है या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाया जाता है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ आयंस विद एग्जांपल। तो आयंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के आयन है, वन इज केटायन एंड द सेकेंड वन इज एनायन। वन इज केटायन एंड द सेकेंड वन इज एनायन। केटायन क्या होता है? हैविंग पॉजिटिव चार्ज, having positive charge, and anion क्या होता है? having negative charge, ठीक है, having positive charge and having negative charge। positive charge का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे Na positive, Ca2 positive, Al3 positive। so these are the examples of the cation, है ना। एनायन के बारे में बात करें तो Cl नेगेटिव, ठीक है, S2 नेगेटिव, राइट, PO4 3 नेगेटिव। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एनायन। क्लियर है? लिख लीजिए फटाफट से इसको। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से पहले तो रीड करो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन सेम है? मतलब दोनों की दोनों चीजें जिसमें हमसे डिफरेंस पूछा जा रहा है, क्या ये दोनों सेम है या फिर वाकई इनमें कुछ डिफरेंस है? यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल 2O एंड O2? क्या डिफरेंस है? सो बेसिकली जो नंबर आगे लिखा जाता है ये बताता है कि वो चीज कितनी बार है ना, और जो नंबर पीछे लिखा जाता है ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई वो सिंगल ही एटम है, बट वो सिंगल हम बोल सकते हैं कि स्पीशीज है, बट वो स्टेबल स्पीशीज है, इसलिए वो उस फॉर्म में है। जैसे O2 स्टेबल स्पीशीज है, अगर P4 होता तो भी वो एक ही एटम था, है ना, वो एक ही एटम था, दैट इज फॉस्फोरस, बट P4 इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर स्टेबल फॉर्म, कि वो उसी फॉर्म में स्टेबल है, वही उसका नेचुरल फॉर्म है, right? So the difference between 2O and O2, ठीक है। So 2O represent two separate atom, है ना, ये unstable atom के बारे में बता रहा है। 2O represent that 2 moles of oxygen means दो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ लिख लो, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पे क्या है? हमारे पास 2 एटम है ऑक्सीजन के, ठीक है, अनस्टेबल ऑक्सीजन एटम है बेसिकली, अनस्टेबल ऑक्सीजन एटम, अनस्टेबल ऑक्सीजन एटम। वही O2 रिप्रेजेंट द स्टेबल मॉलिक्यूल, है ना, O2 रिप्रेजेंट यहाँ पे 2 एटम की जगह 2 मोल्स ही ठीक रहता, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एंड इट इज अनस्टेबल ऑक्सीजन एटम, ये ज्यादा सूट करेगा। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड अनस्टेबल ऑक्सीजन एटम,
ठीक है, while O2 represent a single, ठीक है, while O2 represent a single stable, ये सिंगल है बट ये स्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, स्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। O2 का मतलब है वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, कंपोज्ड ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये किससे मिलके बना है O2? 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलके बना है एंड दे आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है। 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन केमिकली, ठीक है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट है? केमिकली दे आर बॉन्डेड टुगेदर। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से इसको देख लो एंड आई होप कि अब आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द रेशियो बाय मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो रेशियो बाय मास हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आर यू रेडी टू कैलकुलेट द रेशियो बाय मास? सो द फर्स्ट वन इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट। Ca होता है हमारा 40 मास, कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन इज 16 इंटू 3। तो 16 इंटू 3 हमारा 48 हो जाएगा। सो लेट्स राइट 48। अभी किसकी टेबल से कट जाएगा? 4 की टेबल से कट जाएगा। 4 10 जा 40, 4 3 जा 12 एंड 4 12 जा। क्या ये किसी और टेबल से कटेगा क्या? यस। क्या ये किसी और टेबल से कट पाएगा? अब 3 12 और 10 तीनों सेम टेबल में नहीं आते, है ना, तीनों सेम टेबल में नहीं आते। तो अब ये इनका क्या बन गया है? यस, ये इनका क्या बन गया? ये इनका रेशियो बन गया। क्या ये समझ में आया है? क्या बन गया? ये इनका मास का रेशियो बन गया। हम तब तक इसका रेशियो निकालते रहेंगे जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ओके, नाउ सेकंड है यहाँ पे हमारा MgCl2, ठीक है, MgCl2। तो मैग्नीशियम आता है हमारा 24 नंबर पे, मतलब इसका मास इज 24 एंड क्लोरीन का मास होता है हमारा 35, बट देयर इज 2 क्लोरीन, तो 35.5 इंटू 2 इज 71, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 24:71 एंड 24:71 को क्या हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, जल्दी बता दो, क्या इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर है नो। किसी की टेबल में जाएगा नहीं ना, ये किसी और की टेबल में अब ये कट नहीं सकता है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, नाउ सेकंड, नॉट सेकंड, थर्ड हमारा है H2SO4। H2SO4 तो हाइड्रोजन इज 1, बट क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो उसका मास हमारा 2 हो जाएगा। फिर सल्फर इज 32 एंड ऑक्सीजन इज 16, बट 16 इंटू 4 इज 64। अब देखो ये 2 से चला जाएगा, सो 1 एंड 1 6 और 3 2, ये बन जाएगा हमारा 1:16:32। देखो 16 32 आर डिविजिबल, बट सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा 1 आ चुका है, तो हम इसको और सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, नाउ थर्ड के बाद हम बात करेंगे फोर्थ के बारे में, दैट इज C2H5OH। C2H5OH इसको कैसे कैलकुलेट करें? देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? सो देयर इज टोटल 6 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे बेटा हमारे पास? टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो 6 को हमें एक साथ लिखना पड़ेगा, है ना, अलग अलग नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑल आर द सेम स्पीशीज। तो सबको एक साथ लेकर आ जाओ, ठीक है, सबको क्या करो, सबको एक साथ लेकर आ जाओ। तो 12 12 24 6
अरे नॉट प्लस, इट्स रेशियो 16। अभी चला जाएगा ना किससे, 2 से चला जाएगा, है ना। तो 12, 3, 8। क्या इसको हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट। नाउ द फिफ्थ वन इज NH3। क्या आगे स्पेस है? यस, NH3। तो नाइट्रोजन का मास होता है 14 एंड 1 हाइड्रोजन का मास होता है 1, बट क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो मास हो जाएगा 3। बस यही इसका सिंपलेस्ट वे, क्योंकि हम इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? हम इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ओके, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 7th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th इज राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग एंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईच। ठीक है, हमें फॉर्मूला भी बताना है, हमें मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करना है। मतलब आप फॉर्मूला भी कैलकुलेट करके दो और आप मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करके दो। ये है हमारा क्वेश्चन। इधर कैसे करेंगे, जल्दी बता दो कैसे करेंगे। मैम आसान तो है ना मैम, आसान तो है। फर्स्ट वन इज कास्टिक पोटाश। कास्टिक पोटाश, सो कास्टिक पोटाश का फॉर्मूला होता है KOH। ठीक है, कास्टिक पोटाश का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देख लो, क्या फॉर्मूला होता है? KOH। नाउ अब K का कितना मास है, ऑक्सीजन का कितना मास है, हाइड्रोजन का कितना मास है, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो पोटाशियम आता है 19 नंबर पे, एंड इसके अगर हम एटॉमिक मास के बारे में बात करें, सो दैट इज 39 + 16 + 1, तो 40, 50 एंड 56 U। कास्टिक पोटाश इज 56 U। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, सो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है हमारा NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। NaHCO3। सो सोडियम इज 23 + 1 + 12 + 48, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है और 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा हमारा? 48 हो जाएगा। इन सबको सम कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 84 U। ठीक है, कितना आएगा बेकिंग पाउडर का आपका मास? 84 U आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज लाइमस्टोन। थर्ड वन इज लाइमस्टोन, और C पार्ट इज लाइमस्टोन। सो लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या फॉर्मूला होता है? CaCO3। कैल्शियम का मास 40 है, इसका 12 हो जाएगा, इसका 48 हो जाएगा, एंड इट विल बिकम 100 U। कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन जिसका कॉमन नेम है, उसका हमारा मास कितना आएगा बेटा? 100 U आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कास्टिक सोडा। ओके, डी है हमारा कास्टिक सोडा। डी है हमारा कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटाश। तो पोटाश इज फॉर पोटाशियम एंड सोडा इज फॉर सोडियम। बाकी फॉर्मूला विल रिमेन सेम, है ना, बस पोटाशियम और ये सोडियम आ जाएगा। तो एक सोडा है तो सोडियम आएगा, दैट इज NaOH। Na का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16 एंड हाइड्रोजन का मास होता है 1। कितना बन जाएगा ये? कितना बन जाएगा ये? 40 U। कितना आ जाएगा इसका मास हमारा? 40 U मास आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके तो देखो, है ना, आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए। नाउ नेक्स्ट वन इज इथेनॉल। नेक्स्ट है हमारा E पार्ट इज इथेनॉल। ठीक है, सो इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है? एनी आइडिया? C2H5OH। इथेनॉल का यही फॉर्मूला है, C2H5OH। ठीक है, सो 12 × 2 + 6 × 1 + 16, सो 24 + 6 + 16, तो 20, 30, 40, 46 U। कितना हो जाएगा? 46 U हो जाएगा। एंड कॉमन सॉल्ट,
नेक्स्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट क्या होता है? नमक, NaCl, राइट। सो 23 प्लस 35.5 बेसिकली 35.5, ये हमको देगा 58.5 U। सो NaCl का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, मास हो जाएगा 58.5 U। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका मास? 58.5 U हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? इसके बाद भी कुछ बच रहा है? यस, ओके। इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन बच रहा है? इसके बाद हमारा क्वेश्चन बच रहा है which are the 6 postulates of the Dalton atomic theory? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कौन से वो 6 postulates थे? बता दो जल्दी जल्दी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के फटाफट से वो 6 postulates के बारे में बताएंगे। यस, कौन से डाल्टन ने 6 postulates दिए थे? एनी आइडिया? हमारी बुक में तो सब दिया हुआ है मैम, है ना? हमारी बुक में तो सब दिया हुआ है। लिखेंगे फिर उसको हम। लिखिए फटाफट से, कौन कौन से पोस्टुलेट्स दिए थे डाल्टन ने? फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोला था? कि जो भी मैटर है ना, जो भी मैटर है वो किससे मिलके बनते? इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनते, जिसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, सो मैटर इज कंपोज्ड बाय दी मैटर इज The matter is composed by indivisible particles called atom। ठीक है, मैटर जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल किससे मिलके बने हैं? एटम से मिलके बने हुए, है ना? फिर एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स कैन neither be created, atoms can neither be created nor destroyed। एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन शेप एंड मास। ठीक है, एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट have different properties, मतलब सिमिलर एटम के सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी एंड डिफरेंट एटम हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव identical properties and different elements have different properties. Different elements have different properties. Different elements के पास different properties होती हैं. Different elements have different properties. और atom of different elements combine in a simple whole number ratio, right? Atom of different element combine in a atom of different element combine in a simple whole number ratio. Simple whole number ratio to form compound. To form compound. ठीक है, क्लियर है? An atom of same element can combine in more than one ratio, right? 6 postulates हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Atom of same element atom of same elements can combine atom of same elements can combine in a more than ठीक है, 1 ratio to form 2 or more compounds. More than
1:2 to form 2 or more compounds. So these are the postulates. ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे postulates हैं डाल्टन के, जिन्होंने हमें ये सारी चीजें बताई हैं, इन सारी चीजों की जानकारी हमको दी है, राइट। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे postulates लिख दिए हैं। आपको सारे के सारे postulates याद भी होने चाहिए। तो इस क्लास में हमने टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस किए। कितने क्वेश्चन डिस्कस किए बेटा? टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एंड आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। प्लस अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।